Namaskaram. So we have started EPAC series audit and फेज़ 1 में हमने बात किया कि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड कीपिंग सीखने पड़ेंगे, बुक कीपिंग सीखना पड़ेगा. फेज़ 2 you need to have very deep understanding of accounting. Today we are starting with phase 3. जो ऑडिट की बात करेंगे, when I'll be teaching you from the book, that time we will go into depth of this. लेकिन एक ओवरऑल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए from where audit has to start and where audit has to end. And assuming our client is a company assessee, क्योंकि हमें वो assume करना पड़ता है that our client is a company assessee, क्योंकि company assessee में हम ज़्यादा डिटेल में ऑडिट करते हैं. So obviously we will be talking about Companies Act 2013 के provisions also. तो we will start this. तो सबसे पहले कहीं पे भी आपको ऑडिट करना होगा तो one thing has to happen and that is, so we will call it as a audit procedure. ठीक है ना, जो भी अब हम कर रहे हैं उसको ऑडिट प्रोसेस बोलते, प्रोसीजर नहीं बोलते. there is a different term for तो let's call it audit process. एक जनरल, इन जनरल, इट्स नॉट व्हाट यू से व्हाट इज रिटन इन द बुक. हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें व्हाट इज ऑडिट प्रोसेस, हाउ द ऑडिट शुड स्टार्ट. तो ऑडिट स्टार्ट होने के पहले भी क्लाइंट ने आपको मिला होगा या आपने क्लाइंट को अप्रोच किया होगा, आप दोनों की कुछ बातें हुई रहेगी. दैट इज द क्लाइंट इनिशियल डिस्कशन. आई एम नॉट राइटिंग दैट. लेट्स अज्यूम क्लाइंट इज ओके विथ यू, वॉट एवर डिस्कशन हैज हैपेंड एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट द ऑडिट. विल यू स्टार्ट ऑडिट विदाउट गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर? कैन यू स्टार्ट ऑडिट विदाउट गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर? नहीं. तो आपने क्लाइंट को ओवरऑल मीटिंग किया है, यू हैव हैड विजिटेड क्लाइंट प्रीमाइसेस, देखा आपने क्या है, थोड़ा बहुत अपने अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग यू हैव नॉट गॉन इनटू इट. और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं ये ऑडिट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ. तो अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले आपको कंसेंट देना पड़ता है कंपनी को. दैट इज नोन एज कंसेंट लेटर, that I am eager to do this audit or I am willing to do this audit and I am not related to you. किसी भी एंगल से a related person cannot do the audit, right? क्योंकि related person independent नहीं होता, हमें independent रहना होता है. ऑडिट कौन कर सकता है? जो एक independent opinion दे सकता है, right? तो हमारा स्टेप 1 आप बोल सकते हो कि ऑडिट प्रोसेस में द स्टेप 1 शुड बी, ये नहीं हुआ है क्या? सॉरी यार. Okay, so the step 1 should be appointment of auditor. हाँ, आप लोग नोट्स बनाते रहिए बिकॉज समटाइम व्हाट आई राइट इवन आई डोंट अंडरस्टैंड. तो आप लोग अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ना व्हेन आई से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मैं यहाँ पे इसको ओपन करना चाहता हूँ. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए सबसे पहले यू शुड नो द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. क्या आपको पता होना चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि भैया ऑडिटर बन कौन सकता है. क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वालिफिकेशन तो बहुत सिंपल है. मुझे बताओ कंपनीज एक्ट में हु कैन बिकम ऑडिटर और इनकम टैक्स एक्ट में हु कैन बिकम ऑडिटर? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो यू शुड नो कि हम जब स्टैट्यूटरी ऑडिट या टैक्स ऑडिट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप सेक्रेटरियल ऑडिट की बात कर रहे हो देन इट हैज़ टू बी कंपनी सेक्रेटरी. अगर आप कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी कॉस्ट अकाउंटेंट. तो देर आर डिफरेंट ऑडिट्स एंड देर आर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस. मैंने क्या बोला, समझ में आया? हेलो. एंड इंटरनल ऑडिट करने का तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, मतलब टेक्निकली नहीं है, लीगली नहीं है. ऑब्वियसली अ पर्सन शुड बी ऑडिटर, तो उसमें ऑडिटर की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए. ही शुड बी नॉलेजेबल पर्सन. तो क्वालिफिकेशन आप चेक करोगे, कोई भी नहीं. मैं किसी पर्टिकुलर ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ऑडिट्स की बात कर रहा हूँ. इट कैन बी एनी ऑडिट, इट नीड नॉट टू बी स्टैट्यूटरी ऑडिट. ऑब्वियसली मोर वी विल टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि जो ढांचा हर ऑडिट का होता है, बी इट इंटरनल ऑडिट और बी इट कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट, एक ढांचा जो हम यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो यूज करते हो, हमेशा स्टैट ऑडिट का यूज करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट का यूज करते हैं. तो क्वालिफिकेशन, सीए एक्ट, सीए होना चाहिए, सीए एज पर सीए एक्ट, एंड देन प्रैक्टिस में होना चाहिए. पर्सन शुड बी इन
प्रैक्टिस, राइट। तो दैट इज द जनरल स्टार्ट ऑडिट का क्वालिफिकेशन। बहुत सारे एक्ट ने क्या करके रखा है, डिसक्वालिफिकेशन भी लिख के रखा है। तो क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिसक्वालिफिकेशन, व्हेन यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर, ठीक है। तो मैं उस कंपनी का मालिक हूं, तो जिस कंपनी का मालिक मैं हूं एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन आई बिकम द ऑडिटर? क्यों? कैन आई गिव द इंडिपेंडेंट ओपिनियन? नहीं। तो ऑडिट में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब इट्स लाइक अ जज। जज तो आपको समझ में आता है ना, जज अगर क्रिमिनल का रिलेटिव होगा तो क्या जज इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा? नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब अनबायस, अनबायस मतलब फेयर ओपिनियन, जो सच है उसी के बेस पे आपको ओपिनियन देना होता है। मेरी वाइफ कंपनी की डायरेक्टर है तो मैं ऑडिटर बन सकता हूं क्या? नहीं। रिलेटेड पार्टी, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, क्या मैं रिलेटेड, मैं मतलब शेयर होल्डर मतलब अच्छा खासा शेयर होल्डर, 40% 30% शेयर होल्डर हूं, तो अभी भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ना, मैंने कंपनी को लोन दिया या कंपनी ने मुझे लोन दिया है। ये सारी चीजें क्या बता रही है आपको, आपका इंडिपेंडेंस यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो गया। समझ रहे हैं ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखो, उसके बाद क्या देखो, डिस्क्वालिफिकेशन देखो। उसके बाद आपको देखना होता है कि आपका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। मतलब वो सामने वाली पार्टी ऑडिट क्यों करा रही है, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट, कि भैया मैं क्या करूं, एग्जैक्टली कौन सा ऑडिट करूं। पता चला आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए अपॉइंट किया, बाद में बोलते टैक्स ऑडिट भी करके दे दो, बाद में बोलते इंटरनल ऑडिट भी करके दे दो। आपको स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बिकम इंटरनल ऑडिटर। कभी कभी क्लाइंट को नहीं पता होता तो आपको उसको समझाना पड़ता है, सर दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड दिस इज व्हाट आई कैन नॉट डू इन माई प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। देन आप अकाउंटिंग कर सकते हो क्या क्लाइंट का, जब आप ऑडिटर हो तो अकाउंटेंट भी आप ही और ऑडिटर भी आप ही, मजा नहीं आ जाएगा, पेपर लिखो भी आप, पेपर चेक भी आप करो। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में आपको ये सब बातें लिखनी होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगेजमेंट लेटर। क्या लेना पड़ता है आपको, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर को आप अपॉइंटमेंट लेटर भी बोल सकते हो, लेकिन हम यहां पे हमेशा क्या टर्म यूज करेंगे, एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर मतलब आपका पूरा वहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, यहां तक कि आपकी फी भी यहां पे मेंशन हम करके चलते हैं कि हमारी फी क्या होगी, राइट। तो दैट इज नोन एज एंगेजमेंट लेटर। तो हर चीज का क्लैरिटी कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग। हम लोग ने हमेशा बात किया ये चीज का, एंगेजमेंट लेटर मतलब वर्बल नहीं, राइटिंग में होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लॉ बोल रहा है। प्लीज आप, मैं यहाँ पे आपको जनरल बता रहा हूं, लेकिन दिस थिंग्स आर मेंशन इन दी लॉ। तो हम धीरे धीरे जाएंगे वहां पे। तो अपॉइंटमेंट होने के पहले क्या होगा, स्टेप ऑन, कोई भी ऑडिट चालू करने से पहले आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन अपॉइंटमेंट के भी पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट के पहले क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा या आप किसी से रेफरेंस के थ्रू आपको क्लाइंट मिलेगा, मिलते काम उठा लोगे क्या, पता चला आगे जाके वो क्रिमिनल है, पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा स्कैम किया है, अरे भैया आप पहला उसका बैकग्राउंड चेक तो करो, थोड़ी तो बातें करो। तो हम बैकग्राउंड चेक कैसे कैसे करते हैं, हम लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाते हैं, लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट मंगाते हैं, उसकी कोई वेबसाइट है तो चेक करते हैं, गूगल पे उसको सर्च करते हैं, वो टाइम पे जीएसटी भरता है कि नहीं, टाइम पे इनकम टैक्स भरता है कि नहीं, कोई रेफरेंस अगर होगा जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, अगर कोई उनको पर्सनली जानता है तो आप पूछते हो कि वो इंसान कैसा है क्या है। तो यू नीड टू डू दिस। ये आपने अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन कर लिया पहले ही, फिर आपकी उसके साथ ऑफिशियल एक मीटिंग होगी, क्लाइंट के साथ आप मिलोगे, क्लाइंट से बात करोगे, हाँ जी सर बताइए आपके लिए क्या किया जाए, वो बताएगा, आप अपना बैकग्राउंड बताओगे, वो अपना बैकग्राउंड बताएंगे, वो अपनी स्टोरी बताएंगे, आप अपनी स्टोरी बताओगे, आप जाके देखोगे कंपनी कैसे चलती है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। ये जनरल आपने करके रखा हुआ है, एक दो मीटिंग्स हो चुकी, शायद 3 मीटिंग हो चुके हैं आपके इसके पहले। एंड नाउ क्लाइंट इज ऑल्सो कंफर्टेबल, यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल, and then you have to give the consent, they will give the offer letter या appointment letter, and then आप जब भी ये सब चेक करोगे उसमें पहले आप देखोगे whether you are qualified to do this. Most importantly, you should not be disqualified to do the audit. And then scope of audit has to be very precise. And then जो scope आपने define किया उसको आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, engagement letter में। तो जो भी बातें आपकी वर्बली अभी तक हुई थी उसको आपको कहाँ पे लिखना है, एंगेजमेंट लेटर में। अब आपका एंगेजमेंट लेटर आ गया आपके हाथ में, यू आर ऑफिशियली हैविंग एंगेजमेंट लेटर। समझ में आ रहा है। अब एंगेजमेंट लेटर आने के बाद क्या करने का, अब जो हमारी टीम होती है उसको प्ले में लाना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट होने के बाद हमें उनके बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। किसके बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है,
क्लाइंट के बिजनेस को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो क्लाइंट के बिजनेस को इवैल्यूएट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 3 बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं। तो क्लाइंट किसी ना किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करेगा। हेलो, क्लाइंट और इंडस्ट्री में फर्क समझ में आता है आपको? तो आप हॉस्पिटल का ऑडिट करने जा रहे हो या क्लिनिक का ऑडिट करने जा रहे हो, तो दे आर बिलोंगिंग टू पूरा वो फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, राइट, एक इंडस्ट्री है उनका। आप सीमेंट वालों को ऑडिट कर रहे हो तो दे आर बिलोंगिंग टू सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील तो स्टील इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। स्टील ट्रेडर है तो कहाँ से बिलोंग करता है? स्टील इंडस्ट्री से। कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट है तो वो फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एग्रो प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। हाँ, किसी क्लासेस का एकेडमी का आप ऑडिट करने जा रहे हो तो एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कोई अगर टेक कंपनी होगी तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो एक इंडस्ट्री होती है, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। आपको नहीं लग रहा थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ करके जो भी क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप एक चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन डाल सकते हो आज के तारीख में, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चैट जीपीटी देगा ना, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा रीडिंग बढ़ेगा ना कि उस इंडस्ट्री के। तो आप जब क्लाइंट के साथ बैठोगे तो यू विल यूज सर्टेन टर्म्स दैट क्लाइंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड। नहीं तो क्लाइंट पेशेंट बोल रहा है तो स्टूडेंट बोल रहा है, ये ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए ना। क्लाइंट को आप सेल्स पूछ रहे हो और क्लाइंट सर्विस में है, सर्विस क्लाइंट का सेल्स नहीं होता, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कहां पे क्या बोलना है, एंड दैट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्लाइंट का नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी। ठीक है ना, जो भी एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका नॉलेज मैंने लिखा है। नॉलेज मतलब नॉलेज का कोई लिमिट है क्या? आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, ऐसा कुछ होता है क्या नॉलेज मतलब जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है ना। तो क्लाइंट का फैमिली ट्री क्या है? हाँ, क्लाइंट का फैमिली ट्री कौन है? दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर कैसा कैसा आगे गया, तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ना। तो टॉप मैनेजमेंट कौन है, मिडिल मैनेजमेंट कौन है, लोअर मैनेजमेंट कौन है, कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने एम्प्लॉय कितने साल से है उनके पास हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट लाइन है, सप्लाई चेन उनका कैसे चलता है, वो परचेस कहाँ पे करते हैं, सेल कहाँ पे करते हैं, उनके मेजर डेटर्स कौन है, मेजर क्रेडिटर्स कौन है, उनकी कोई वेबसाइट है क्या, उनकी कोई वीडियो है क्या, कोई उनका सोशल मीडिया पेज है क्या। तो जितना उसके बारे में आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या आएगा, नॉलेज आएगा। तो वो सिली क्वेश्चन आप वहाँ पे जाके नहीं पूछोगे। समटाइम वी आस्क वेरी सिली क्वेश्चन बिकॉज वी हैव नॉट कैरिड आउट एनी रिसर्च ऑन द क्लाइंट। तो आपको जब काम चालू करना है तो आपको अच्छा खासा कोई तो एक मैनेजर होता है, ऑडिट मैनेजर, एक जो लीडर होता है, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उसके ऊपर रिसर्च करना होता है। एवरीबडी कैन नॉट डू द रिसर्च। एक कोई तो पर्सन रिसर्च करता है एंड देन ऑडिट स्टार्ट होने के पहले ही डू द रिप्रेजेंटेशन टू द टीम कि सी दिस इज द क्लाइंट, दिस इज हाउ वी गॉट द क्लाइंट एंड this is the history of the client, this is written on the website, these are last 3 years financial statement। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप अपने टीम के साथ शेयर करते हो, सो दैट टीम अंडरस्टैंड ओके दिस इज इट, गॉट इट। तो नॉलेज ऑफ द बिजनेस इज अ वेरी बिग पॉइंट ऑडिट में, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो आपके पास कभी भी नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने का आपको मौका मिला है, तो रीड मैक्सिमम अबाउट द इंडस्ट्री। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा उस इंडस्ट्री के बारे में? शुरू में नया कोई क्लाइंट आया तो शुरू में कितनी बार पढ़ोगे? हाउ मेनी टाइम्स यू विल स्टडी? एक ही बार पढ़ोगे ना। फिर एक इंडस्ट्री का क्लाइंट मिलता है तो आपको पता है उसके नॉलेज के बेसिस पे, अभी वो बंदा उसी इंडस्ट्री के लोगों को जानता होता है, वो बोलता है अरे क्या ऑडिटर है हमारा इस टाइम का, ही नोज सो मेनी थिंग्स अबाउट अवर इंडस्ट्री, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द सेकंड क्लाइंट एंड द थर्ड क्लाइंट एंड देन, बट यू डोंट हैव टू रीड एवरी टाइम ना। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू रीड बिकॉज एक बार आपने रिसर्च कर लिया। तो ऑन बोर्डिंग अ क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड स्पेसिफिकली देयर हैज टू बी एलिमेंट ऑफ रिसर्च इनटू इट। तो मेक श्योर दैट जब भी आप कोई भी नया क्लाइंट ऐड करते हो तो यू कंडक्ट द इन डेप्थ रिसर्च ऑन द इंडस्ट्री, यू टॉक टू द पीपल हु हैव हैंडल द क्लाइंट। जैसे हमारे लिए क्लाइंट नया नहीं, लेकिन आपके लिए क्लाइंट नया है क्योंकि आपने वो क्लाइंट का फर्स्ट टाइम काम करना है। तो आपको पूछना है कि आपका कोई नॉलेज बेस है क्या, और आपके फोल्डर में
एक याद रखो, कहीं पे तो लिख के रखो एक्शन प्लान, ऐसा कहते तो ना बैक एंड पे, बैक पेज पे लिख के रखना कि आपके क्लाइंट फोल्डर में क्लाइंट का इंफॉर्मेशन करके एक फोल्डर होना चाहिए। जो आप क्लाइंट ये बनाते हो ना, अपना मास्टर डेटा भी आप बना रहे हो ना, वहाँ पे क्लाइंट का जनरल इंफॉर्मेशन कि क्लाइंट की कौन सी इंडस्ट्री है, क्या है ना, क्लाइंट की वेबसाइट है क्या, क्लाइंट का सोशल मीडिया पेज है क्या, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हम किसी भी नए ज्वाइनिस को बताएंगे कि भाई जाके ये फोल्डर देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा व्हाट क्लाइंट डज एंड व्हाट क्लाइंट डजंट डू, ठीक है ना, और व्हाट क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन टू। हम ये भी लिख सकते हैं क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है, क्लाइंट एंग्री है, क्लाइंट लविंग है ना, क्लाइंट कंफर्टेबल है, कैसे, आपको बताना पड़ेगा ना, आपके लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को बताना पड़ेगा, जो अगली पीढ़ी आएगी आपकी, जो अगले आर्टिकल्स आएंगे, अगले एम्प्लॉयज आएंगे, तो दे कैन नॉट कंडक्ट द होल रिसर्च अगेन, यू कैन नॉट से गो यू ऑल्सो डू द रिसर्च। अरे अपने जब कर लिया तो उसको डॉक्यूमेंट करो एंड देन कीप इट इन द फोल्डर विच इज द जनरल इंफॉर्मेशन विच विल गिव आइडिया टू समवन न्यू अबाउट द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है ना। तो एक बार रिसर्च करना है तो दैट इज द इंडस्ट्री, दैट इंक्लूड्स इंडस्ट्री रिसर्च ऑल्सो। इफ द क्लाइंट इज हैविंग एनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे क्लाइंट क्या बनाते हैं अपने बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हो जाएगा तो बात ही खत्म हो गई। एक 40-50 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और क्लाइंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगा तो पहले क्लाइंट को बोलो सर 5,000 खर्चा होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लो, आपको भी क्लैरिटी आएगी कहाँ जाना है आपकी कंपनी को, और हमें भी क्लैरिटी होगी आपको कहाँ पे लेके जाना है, राइट। तो दिस आर द नॉलेज ऑफ द बिजनेस। तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को क्लाइंट के लिए करनी है। चलो आगे, एक बार आपने नॉलेज ऑफ अ बिजनेस कर लिया तो आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या कि क्लाइंट अकाउंटिंग कैसे करता है। जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट टैली यूज करे, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है उसका, पेटी कैश कौन मेंटेन करता है उसकी, बैंक अकाउंट्स कहाँ पे है, बैंक अकाउंट्स का ऑथोराइजेशन किसको है, उनका वाउचर कैसे बनता है, वाउचर बनाता कौन है, वाउचर अप्रूव कौन करता है, सैलरी कैसे वहाँ पे होती है, उनका पेरोल कैसे रन होता है, उनके यहाँ पे परचेसेस कैसे होते हैं, उनके यहाँ पे सेल्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उनका रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उनका पेएबल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उनका रिकंसिलिएशन कैसे होता है, हाउ दे कैरी आउट R1 एंड सेल्स का रिकंसिलिएशन, हाउ दे डू परचेज का एंड टू बी का रिकंसिलिएशन। और अगर रिकंसिलिएशन में अगर कोई मेजर वेरिएंस आएंगे तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, हु रिपोर्ट्स टू होम, हु इज द जूनियर अकाउंटेंट, हु इज द सीनियर अकाउंटेंट, हु इज द CFO ऑफ द कंपनी, पता होना चाहिए ना आप लोगों को ये सब। तो अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं, ओके दैट इज द कोर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग सिस्टम की ट्रांजैक्शन जनरेट कहाँ पे होता है और फाइनली बैलेंस शीट तक वो ट्रांजैक्शन रूट कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझा मैं। अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम करोगे ना ये चीज़। तो अभी तक क्या हुआ है आप लोगों का, वी हैव स्टार्टेड ऑडिटिंग प्रोसेस, जो आप लोग लेट आए हो। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर होता है पहले, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होने के पहले 2-3 क्लाइंट से मीटिंग होते हैं टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, क्लाइंट अंडरस्टैंड्स यू, यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। आप लोगों की वो सारी बातें करके, चाय नाश्ता करके, खाना खा के हो चुका है। अब आपको देखना है वेदर यू आर एक्चुअली क्वालिफाइड टू डू द जॉब। समटाइम यू आर नॉट क्वालिफाइड। कोई मुझे बोलेगा सिस्टम ऑडिट करो, सिस्टम ऑडिट मतलब IT ऑडिट करो, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। देयर इज अ सेपरेट डिग्री विच इज रिक्वायर्ड, देयर इज अ DISA, डिप्लोमा इन सिस्टम ऑडिट करके हमारा यहाँ पे अलग से CA इंस्टीट्यूट का कोर्स होता है। तो आई एम नॉट अ DISA क्वालिफाइड, सो आई कैन नॉट डू द सिस्टम ऑडिट। तो देयर इज अ क्वालिफिकेशन एंड देन देयर इज अ डिसक्वालिफिकेशन। बहुत सारे ऑडिट का आपको डिसक्वालिफिकेशन पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट का पढ़ लो, बाकी सारे एक्ट में ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ है। देन देयर इज अ स्कोप ऑफ ऑडिट, एग्जैक्टली क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, आपको क्लैरिटी चाहिए, व्हाट क्लाइंट वांट्स फ्रॉम यू, दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के हिसाब से आप फी निगोशिएट करोगे। एक बार आपका फी निगोशिएट हो गया तो क्या वर्बली बात करके खत्म कर देंगे, नहीं, तो एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करना है आपको, डिटेल में एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करोगे। और उसके बाद इसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ
ऑडिटर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के एंगल से देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में प्रोसीजर लिखा गया है कि कुछ ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कुछ ऑडिटर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। तो देयर इज अ प्रोसीजर, तो प्रोसीजर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑडिट। मैं किसी पर्टिकुलर ऑडिट की बात नहीं करना चाहता, मैं एक जनरल ऑडिट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी ऑडिट आने दो या कोई भी क्लाइंट आपके पास आने दो, ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस हम की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? या तो नॉलेज ऑफ अ बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपॉइंटमेंट हो गई तो अभी इन डेप्थ नॉलेज ले लो, एक फोल्डर बनाओ और क्लाइंट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उस एक जनरल इन्फॉर्मेशन फोल्डर में डाल दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट KYC ऑफ द क्लाइंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। एक पेज तो लिखो, एक वर्ड फाइल ओपन करो एंड राइट डाउन वॉट एवर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाइंट। ओके, it should be there. So that is knowledge of a business. Then understand accounting process, total accounting process, कि सर आपके यहाँ पे परचेज सेल कैसे होता है पूरा देखो ना। असेट परचेज करना होता है तो कौन डिसीजन लेता है, असेट सेल करना होता है तो कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन लेते हो तो उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स कहाँ पे है सर आपके, रिकॉर्ड्स आपके फिजिकल होते हैं कि रिकॉर्ड्स आपके वर्चुअल होते हैं। अच्छा, तो इसका एक्सेस किसके पास है, अगर आपका कोई सर्वर है तो सर्वर का एक्सेस किसके पास है, आपका डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है, सर डेटा कभी लॉस्ट हुआ तो क्या करोगे, बैकअप सिस्टम क्या है आपका। तो आपको ये सारी चीज़ें उसको क्लाइंट के बारे में पूछनी और डॉक्यूमेंट करनी है, खाली बात करके छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ IC, इसको हम लोग IC बोलते हैं, which is known as internal control. Internal control system. Evaluation of internal control system. अब थोड़ा डेविएट होता हूं मैं पॉइंट से, डेविएट होना मतलब थोड़ा यहां से कहीं और चले जाता हूं, अगर आपको वो नहीं समझेगा तो ये नहीं समझेगा। ये क्या है,